नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे कोर ग्रुप की बैठक की, और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होंगे। उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा। रामपुर मैनपुरी के प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मंथन किया जाना है। देखिए, सही बात है। आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो भाजपा कार्यालय में बैठक हुई थी, सब चर्चा हुई थी। लेकिन आज की जो बैठक का मेन टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है, चाहे रामपुर की बात करें या फिर मैनपुरी की बात करें। दो जो सीटें हैं, मैनपुरी लोकसभा काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोशिश करेगी कि जो गढ़ है, चाहे जिस तरीके से कन्नौज का गढ़ टूटा है, आजमगढ़ का गढ़ टूटा है समाजवादी पार्टी का, तो ये मैनपुरी का भी गढ़ किला तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी वजह से ऐसे प्रत्याशी की तलाश है भारतीय जनता पार्टी को कि जो वहां पर कांटे की टक्कर दे सके, क्योंकि वो जो सीट है वो यादव करीब 45% उस सीट पर हैं। बाकी शाक्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तमाम जो जाति है, मुस्लिम सबसे लास्ट में आता है। तो वहां पर ऐसा कोई कैंडिडेट हो, हालांकि पहले जो चर्चा चली थी कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को वहां से उतार सकती है। अपर्णा यादव के चर्चा के बाद भारतीय समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को वहां पर प्रत्याशी बना दिया है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला थोड़ा कड़ा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो आज बैठक होनी है, उस नामों पर चर्चा होगी कि वहां से कौन सा प्रत्याशी फिट बैठेगा, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां प्रेम साग की वहां पर चुनाव लड़े थे मुलायम सिंह के खिलाफ, 90,000 वोटों से हारे थे। कोई बहुत बड़ा अंतर इसलिए नहीं कहें क्योंकि मुलायम सिंह एक बड़ी शख्सियत थे, एक बड़े नेता थे, जमीनी नेता थे, उनकी लोकप्रियता थी। अब इस चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें डिंपल यादव को कितना उनका सपोर्ट मिलेगा, क्या मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी मिलेगी, या फिर जिस तरीके से पिछला चुनाव हुआ था क्योंकि 5 विधानसभा मैनपुरी में आती हैं, जिसमें 2 भाजपा के पास विधानसभा वहां के विधायक हैं, तो ऐसे में 3 जो विधानसभा है वो समाजवादी पार्टी के पास है। मामला थोड़ा सा कठिन है, लड़ाई जो वहां कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा तैयारी जिस तरीके से कर रही है कि वहां जमीनी स्तर पर तैयारी करने के बाद जाति समीकरण क्या बैठेंगे, क्या जो 45% यादव है उसको भी काटने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी यादव प्रत्याशी को वहां से उतारेगा, या फिर अभी जो मैं बात अपर्णा यादव की जो कर रहे हैं, क्या अपर्णा यादव वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वहां पर फिट बैठेंगी और कितनी टक्कर दे पाएंगी। इन सब तमाम चीजों को लेकर आज मंथन होगा, यहां पर बैठक होगी, क्योंकि रामपुर सीट का भी कहीं ना कहीं वहां पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत प्रत्याशी चाहिए। और रामपुर का इतिहास रहा है, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है अब तक वहां पर मुस्लिम ही वहां पर चेहरा जीतकर विधायक बन के आया है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव में आपने देखा होगा मुस्लिम चेहरा बहुत ही, या यूं समझिए कि विधानसभा या लोकसभा में तो मुझे लगता है उतरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया। क्या इस बार थोड़ा पैटर्न बदलेगी भाजपा, क्या मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी रामपुर से? ये सब तमाम सवालों के जो जवाब हैं आज इस बैठक में होने हैं। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, आसपास की हलचल को भी दिखाएं, किस तरह से हलचल मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर आ रही है। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी ओर से उठाया गया, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज चर्चा की जाएगी
क्या डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में प्रत्याशी के मंथन को लेकर, चुनाव को लेकर कोई बदलाव कर सकती है कि आज चर्चा के बाद? देखिए, बिल्कुल आप सही, बहुत अच्छा आपने सवाल भी उठाया है, क्योंकि कुछ हलचलें भी दिखाएंगे कि 5 खालीदास मार्ग पर, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद डेंगू को लेकर बैठक होनी है। डेंगू से संबंधित प्रमुख सचिव, सभी अधिकारी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री डेंगू को लेकर बैठक करेंगे, उसके बाद शाम को ये बैठक इस पे होनी है। तो चर्चाएं तेज हैं, और डिंपल यादव को जिस तरीके से शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने की तरफ से खबर चली कि वहां पर अपर्णा यादव प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव परिवार से भी हैं, और कहीं न कहीं नेताजी की सिंपैथी उनके साथ भी है। नेताजी उन्हीं के साथ रहते भी थे, उनका परिवार अलग रहता था, अखिलेश यादव का परिवार अलग रहता था, तो वो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर भी दे सकती हैं। दूसरी जाति वहां पर साक वहां पर ज्यादा रहती है, क्योंकि 45% यादव है, उसके बाद जो संख्या बल देखा जाए साकी का है वहां पर। तो पिछले 2019 के चुनाव में प्रेम सिंह साकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। ऐसे में ये मंथन करना जरूरी होगा कि वहां पर साकी का जो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास वो बना रहे और यादव में सेंध लगा ले जाए। ये सब चीजें दोनों कैसे माइनस होंगी, क्या अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां पर जो जिला अध्यक्ष है वो भी साकी ही बनाया है। तो वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी यादव के साथ साथ साकी जो लोग हैं या उन पर भी कहीं न कहीं कोशिश की है कि उनका मजबूत किला मजबूत हो, और एक बार फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार चाहे आजमगढ़ की बात करें, समाजवादी पार्टी अपना किला नहीं बचा पाई है। मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपना किला नहीं बचा पाई है। तो क्या मैनपुरी और रामपुर की जो सीट है वो क्या समाजवादी पार्टी बचा ले जाएगी, या फिर कहा जा सकता है कि ना सिर्फ रामपुर बल्कि जो विधानसभा उपचुनाव भी अब बहुत जल्द होने जा रहा है, आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद, यानी जो दोनों ही सीटें हैं ये बहुत ज्यादा हॉट सीट हो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र यहां पर रामपुर और के साथ साथ मैनपुरी का हो रहा है। अब चूंकि मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हुआ है, एक सहानुभूति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों में भी नजर आएगी। पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है अगर मैनपुरी उपचुनाव की बात करें, लोकसभा क्षेत्र की बात करें? देखिए, कई समीकरण निकल के आ रहे हैं। जहां तक कि मैनपुरी की अगर बात करें, मैनपुरी लोकसभा की, वहां पर हमने बताया कि 5 जो विधानसभा हैं वो वहां पर 2 पर बीजेपी की कब्जा है और 3 पर समाजवादी पार्टी का। तीसरी, क्योंकि मैं जसवंत नगर की बात करना चाहता हूं, जसवंत नगर में शिवपाल यादव वहां से विधायक हैं, करहल से अखिलेश यादव खुद वहां पर विधायक हैं। तो अगर शिवपाल यादव का जो वोट बैंक है या शिवपाल यादव का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि शिवपाल यादव कि अपने परिवार से यानी उनके भतीजे अखिलेश यादव से बहुत अच्छी नहीं निपट रही है, तो शिवपाल यादव बहुत कुछ उसमें निर्णय भी ले सकते हैं। शिवपाल यादव अगर परिवार के साथ जाएंगे या फिर वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, ये सब तमाम जो चीजें हैं वो आने वाले समय में तय करेंगे। लेकिन सुभाषपा ने पहले ही अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। अब जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे सुभाषपा की बात करें या कि प्रसपा अपना प्रत्याशी खड़ा करता है या फिर और कोई अन्य दल आ जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वोट काटने की बात होगी। समाजवादी पार्टी का नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है वो वहां पर 2019 में दिखा था, और वो 2024 जो उपचुनाव है इसमें भी दिखने वाला है। मुझे लगता है जिस तरीके से मजबूती से लड़ रही है, अब कहीं न कहीं शिवपाल यादव को स्टैंड क्या लेना है, क्या वो चुनाव में उतरेंगे कि तो किस तरफ से प्रचार करेंगे, क्या अपने परिवार की तरफ से रहेंगे, डिंपल यादव का प्रचार प्रसार करेंगे या साइलेंट रहेंगे। तो ऐसे में वोटर कहीं न कहीं भ्रमित भी होगा कि किसकी तरफ जाएं, क्या शिवपाल यादव के कहने पर या फिर डिंपल यादव को वोट दें। तो ये कहने की असमंजस की स्थिति रहेगी। चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी है, आसान नहीं है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना, हराना। कहा जा सकता है कि चुनौती बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। भले ही जो भी जातीय समीकरण हो, चूंकि जिसका जिक्र आपने भी किया कि हाल ही में हुए चुनावों में किस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, वो उभर कर सामने आया, वो कहीं ना कहीं
चुनौती समाजवादी पार्टी की भी बढ़ा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। दरअसल रामपुर दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आज होगा मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन, ये बड़ी खबर। रामपुर दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महात्मा गांधी ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बासित अली की अगुवाई में तैयारियां की गई हैं। रामपुर में किस तरह के माहौल, जो चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। महात्मा गांधी ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर रामपुर से, बासित अली की अगुवाई में तैयारियां यहां पर की गई हैं कार्यक्रम को लेकर। महात्मा गांधी फिजिकल ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा। बड़ी और अहम जानकारी रामपुर से। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे पर अपनी राजनीतिक कर्मभूमि रामपुर पहुंचे, जहां बीजेपी ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होकर नकवी बोले कि इस बार भाजपा का विधायक बनेगा। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया, सभी जाति धर्म वर्गों के लोगों से मिलते रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी के हित के लिए काम कर रही है। नगर की सीट पर कौन कितना रहा और रहेगा, यह सब जनता तय करती है। बिना जमीन के ना जिम्मेदारी होती है, ना जनाधार की जागीदारी। देश में मोदी ने, प्रदेश में योगी ने कट कमीशन को खत्म कर सुशासन दिया है। बीते लोकसभा उपचुनाव में सबने देखा, यह बदलाव हुआ और फिर बदलाव होगा। कट और कमीशन के माहौल को खत्म किया और एक सुशासन के रास्ते पर प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाया। ये आजम खान 10 बार से यहाँ विधायक रहे लगातार, तो लगता है कि भाजपा सीट निकाल पाएगी? देखो भैया, बिना जमीन जमींदारी और बिना जन आधार की जागीरदारी नहीं होती। अब इसलिए कौन कितने साल रहा, कितने बार नहीं रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनता का फैसला सबसे ज्यादा। कल पसमानदा समाज का एक सम्मेलन भी होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए काम तेजी से हम कर रहे हैं। जब हमने विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया तो वोटों में भेदभाव हमारे साथ क्यों हो, इसलिए लोगों के बीच जा रहे हैं। उधर फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ला आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर पहुंची, जिस दौरान मुख्य अतिथि कानपुर मंडल की प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव विकास पर आधारित है। इस चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता विकास के नाम पर जनता के बीच जाएंगे। चुनाव में 100% जीत हासिल करने के लिए संगठनात्मक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। सशक्त बूथ और मंडल से ही जीत का इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल का अध्यक्ष अपने अंतर्गत जाने वाले प्रत्येक बूथ कमेटियों के साथ बैठक कर प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम करे। इसके लिए कमेटियों को सक्रिय किया जाए। प्रत्येक बूथ कमेटी की 2 मासिक बैठक होनी चाहिए। लगातार अपने संगठनात्मक व्यवस्था को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती को लेकर, अपने बूथों को मजबूती को लेकर अपने कार्यक्रमों को लगातार करती रहती है। चिंतन मंथन, ये एक प्रक्रिया हम लोग की लगातार चलती रहती है। चुनाव आते हैं जाते हैं, ये सब चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार अपने कामों की समीक्षा लगातार करते रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ में किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने थाना कुआरसी में ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया और इस दौरान थाने का समस्त स्टाफ और अन्य लोग मौजूद रहे। उसके बाद सोनम चिश्ती ने अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें किन्नरों की समस्याओं को लेकर तमाम बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। साथ ही इस दौरान उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सांसद और विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए। जो ये मेरी निजी राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जो भी जब चीजें हो तो अच्छी है।
क्या कहा? सरकार की राजकोष का फायदा होगा, अच्छे काम होंगे, हमारे सड़क बनेंगे, अस्पताल अच्छे बनेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए। राय यही है, सांसदों की, विधायकों की जो पेंशन मिलती हो बंद हो। जैसे क्या जनता क्या होगा? क्यों नहीं है? जब पुरानी पेंशन बाहर खत्म हो गई, हमारे देश के IAS IPS भी तो नहीं पा रहे हैं ना अब। तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए, इनको नेता को भी नहीं मिलनी चाहिए। आप इसके पक्ष में? मैं पक्ष में हूँ, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये सभी उत्तर प्रदेश की नर समाज का आशीर्वाद है। तो वहीं कानपुर देहात पुलिस का नया कारनामा सामने आया है, जिसमें पुलिस ने चरस के आरोप में एक युवक को फर्जी तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में वो घटनास्थल दर्शाया गया जिसमें पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने दौड़ाकर जंगल और झाड़ियों से गिरफ्तार करने की बात कही है। लेकिन CCTV फुटेज में युवक को पुलिस की बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों द्वारा टेम्पो स्टैंड से सहूलियत के साथ ले जाने का वीडियो पीड़ित के परिजनों द्वारा दिखाया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों का कहना है कि उसके भाई को पुलिस ने फर्जी तौर पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। पुलिस जिस दिन की घटना दिखा रही है वो घटना हुई ही नहीं। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि 10 तारीख को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने पकड़े गए युवक को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की बात कही। CCTV फुटेज एकदम से अलग साबित हो रहा है। थाना मंगलपुर की टीम के द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम सुल्तान सिंह सन ऑफ रमेश चंद निवासी मुंडेरा किन्नौर सिंह को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जिला कारागार जिला न्यायालय माती भेजा जा रहा है। बस इतने साहब बोलने आए हैं कि मतलब पुलिस लोग बोल रहे थे साहब कि मतलब इनको मैंने वो चरस के मतलब वैसे बरामद किया, इनके साथ में है जो लोग दिखा रहे, जो मतलब इन लोगों को लेके गए हैं, बस स्टैंड से लेके गए हैं, टेम्पो स्टैंड से लेके आए हैं। तो मतलब मेरे पास वीडियो भी हम दिखा भी सकते हैं। हमको CCTV फुटेज वो टेम्पो स्टैंड से मिली है। अच्छा, तो जिस वक्त की घटना पुलिस बता रही है उस वक्त आपके भाई कहाँ थे? टेम्पो स्टैंड पे। तो उसमें क्या दिख रहा है कि आपके भाई को पुलिस वाले ले गए? जी बिल्कुल।